अब करंट अफेयर्स के बारे में बहुत लोगों का डाउट होता है कि करंट अफेयर्स में हमें क्या पढ़ना चाहिए। इसमें जो आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो सिर्फ 20 से 25 मार्क्स लाने का होना चाहिए। अगर आप 20 से 25 मार्क्स आप ला पाते हो तो बस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपना मैथ्स एंड इंग्लिश का नोट्स कॉपी दिखाया था और बताया था कि कैसे आप भी अपने मैथ्स एंड इंग्लिश के नोट्स कॉपी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और आपको मैथ्स एंड इंग्लिश में कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए और किन किन चीज़ों का नोट्स बनाना चाहिए। और मैंने आपसे ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको अपना रीजनिंग एंड जीके का नोट्स कॉपी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे मैंने अपना रीजनिंग एंड जीके का नोट्स कॉपी बनाया था, उस उन सब्जेक्ट के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें की थी और कैसे मैंने उसे इम्प्रूव किया था। तो नमस्कार दोस्तों, जो इस चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम गोल्डन कुमार है। मैंने एसएससी सीजीएल 2016 एंड एसएससी सीजीएल 2017 क्रैक किया है। एसएससी सीजीएल 2016 से मेरा सिलेक्शन एज एन अकाउंटेंट हुआ था और एसएससी सीजीएल 2017 से मेरा सिलेक्शन एज एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस में हुआ है और अभी मैं उसी पोस्ट पे कार्यरत हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे मैंने अपना रीजनिंग एंड जीके का नोट्स बनाया था। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी स्कोरिंग होता है और ये काफ़ी कम टाइम में भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप इसमें बहुत कम टाइम दो और पढ़ो नहीं और इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो, ऐसा नहीं है। इसमें हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ट्रिक्स होते हैं जो आपको लर्न करना ही पड़ता है, आपको याद करना ही पड़ता है, तभी आप इनके क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में कर सकते हो। अगर आप उन ट्रिक्स को नहीं सॉल्व करोगे, नहीं सीखोगे, तो आपको क्या होगा कि आप जब एग्ज़ाम में उस क्वेश्चंस को बनाओगे तो आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है और आप अपने पेपर को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि हर चैप्टर को अच्छे से ट्रिक्स को समझते हुए प्रिपेयर करना है। बेसिक से स्टार्ट करना है, उनके ट्रिक्स को समझना है और उन पे क्वेश्चंस करना है। मैंने भी वही किया था। मुझे कुछ रीजनिंग का आइडिया नहीं था, रीजनिंग के क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं किया था। मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था। जो मेरे टीचर्स ने मुझे नोट्स कॉपी में लिखवाया था मैंने उसे स्टार्टिंग से फॉलो किया और अच्छे से किया और मैं एकदम क्लियर नोट बनाता था ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चले कि कौन कौन सा ट्रिक अप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है। मान लो एक मैंने ट्रिक सीखा तो उस पर जितने भी क्वेश्चन है 3-4 क्वेश्चन उसको मैंने किया, उसको अच्छे से किया। तो नोट्स कॉपी काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। तो लेटर कोडिंग में एक बात ध्यान रखने वाली है कि आपको जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसके नंबरिंग आपको याद करना है। उसके लिए आप ट्रिक्स को यूज कर सकते हो। आप यूट्यूब में वीडियो देख सकते हो, आपको जितने भी लेटर्स है 26 लेटर्स, उसके सारे नंबरिंग आपको याद करने का ट्रिक आपको बताया जाएगा। मेरे भी टीचर ने मुझे बताया था कि कैसे आप एक से लेकर के ए से लेकर तक जेड तक के नंबरिंग लेटर्स के नंबरिंग को याद कर सकते हो। वो याद कर लोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प होगा। तो मैंने देखो ए से लेकर के जेड तक सबके नंबर को याद किया था। ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, इसी तरह से एल हो गया तो एल कितने नंबर पे आता है, 12 पे आता है। एक्स हो गया, एक्स 24 पे आता है। पी हो गया 16 आता है। तो मुझे एकदम कंठस्थ याद हो गया था। मुझे कोई भी वर्ड आता था मैं उसको तुरंत बोलता था इतने नंबर पे। उसके साथ उसके अपोजिट भी आपको याद करना है कि ए के अपोजिट क्या है, जेड है। तो इस तरह से आपको पूरा उसका नंबरिंग लेटर भी और उसका अपोजिट भी याद करना है। और ये ट्रिक्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा या फिर आपको टीचर जो पढ़ा रहे होंगे आपको ज़रूर सिखाएंगे। तो ट्रिक्स आपको पहले सीखना ही पड़ेगा, तभी आप रीजनिंग के क्वेश्चन को फास्ट कर सकते हो, जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे मैट्रिक्स का क्वेश्चन देख सकते हो, मैट्रिक्स का नोट्स में भी मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व किया। मैंने समझा कि मैट्रिक्स के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं सबसे पहले और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। प्रॉपर तरीका मैंने याद किया, रिमेंबर किया, उसके बाद मैंने उसे आगे बनाया। तो मैंने भी रीजनिंग एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था, कुछ नहीं आता था मुझे रीजनिंग में। देखो जैसे तुम डायरेक्शन देख सकते हो, डायरेक्शन में भी नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग, साउथ फेसिंग, नॉर्थ ईस्ट किस डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ वेस्ट किस डायरेक्शन में होता है, मैंने सब स्टार्टिंग से किया है। देखो बीच बीच में क्लास में मैं थोड़ा सा मस्ती भी करता था। मैं डायग्राम थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बनाता था कि अगर मान लो कि सन सामने से है तो मेरा शैडो किधर बनेगा। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक डायग्राम बनाया, इसमें एक बॉय है, उसके अपोजिट में एक गर्ल्स खड़ी है। तो आपको देखो साथ में क्या करना है, हमेशा आप एक चीज़ याद रखना जो कि मैं हमेशा करता था कि आपको अपना स्टडी को एंजॉय भी करना है, बोरिंग नहीं बनाना है। अगर आप क्लास करते हो तो उसको एंजॉय करने की कोशिश करो, साथ में आपको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करो। जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, जितना आप प्रैक्टिकली जोड़ सकते हो आप जोड़ने का ट्राई करो। मान लो अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो
तो आप मैथ्स को खुद से रिलेट करने की कोशिश करो। अगर परसेंटेज का क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, तो अपने आप को कंसिडर करो कि मेरा प्रॉफिट इतना हुआ, मेरे फ्रेंड का प्रॉफिट इतना हुआ, उसका प्रॉफिट उतना हुआ। तो जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको अपने एक अब खुद के प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। इससे क्या होता है, आपको ज़्यादा समझ में आता है। और मैं हमेशा वो करता था, मैं हमेशा अपने आप को इमेजिन करता था कि अगर मैं खड़ा हूँ यहाँ पे तो मेरा शैडो किधर बनेगा। मान लो मेरा लेफ्ट राइट साइड में मेरा सन है तो शैडो इधर बनेगा। अगर मेरे पीछे से कोई खड़ा है तो उसका शैडो कहाँ बनेगा। मतलब मैं प्रैक्टिकली कनेक्ट करने की कोशिश करता था, जिससे मैं चीज़ों को थोड़ा समझ पाता था, मैं चीज़ों को विजुअलाइज करने की कोशिश करता था। तो मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगा कि आप प्रैक्टिकली लाइफ से अपने जोड़ो, लाइफ स्टडी को बीच बीच में फ़न बनाने का कोशिश करो, इन्जॉय करो, ठीक है। ये डाइस के क्वेश्चन है, डाइस को भी मैंने अच्छे से समझा था कि कैसे डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अपोजिट फेसिंग, अगर 1 है तो उसके पीछे कौन सा नंबर हो सकता है। तो ये सब मैंने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा था, उनके ट्रिक्स को समझा था, फिर उनके क्वेश्चन को सॉल्व किया था। क्यूब को मैं विजुलाइज करता था कि मान लो क्यूब है, उसको काट दिया गया 3 बराबर भागों में, तो कितने नंबर ऑफ क्यूब हो जाएंगे, तो उसे विजुलाइज भी करता था। विजुलाइज करने से आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आता है। डायग्राम भी मैं बनाता था, जितना क्लियर हो सकता था मैं अपने नोट्स को उतना क्लियर बनाता था। 2-3 पेन का यूज़ करता था ताकि और क्लियर समझ में आए। एक और चैप्टर है रीजनिंग में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सिलोगिज्म। तो ये चैप्टर काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है, इस चैप्टर को भी आपको अच्छे से करना है। और इसमें 2 क्वेश्चंस लगभग हर एग्जाम में पूछते ही हैं, तो आपको इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से करना है। ऐसा हो सकता है कि आपको ये चैप्टर एक बार में समझ में नहीं आए, तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब में जाओ, यूट्यूब में इस चैप्टर को सर्च करो और जो भी टीचर आपको अच्छे से पढ़ाए वहाँ से उनको पढ़ो और उनके क्वेश्चंस को 40-50 क्वेश्चन को सॉल्व करो। 3-4 दिन टाइम दो और इसको स्ट्रॉन्ग करो। मैंने वही किया था। ये चैप्टर मुझे जब मेरे टीचर ने पढ़ाया था तो मुझे समझ में नहीं आया था, तो मैं फिर इसको यूट्यूब में जाकर सर्च किया था। यूट्यूब में भी मुझे एक अच्छा टीचर मिला था, मुझे याद नहीं है वो टीचर कौन थे, लेकिन मुझे अच्छा मिल गया था एक मटेरियल कहीं पे, मैंने वहाँ से किया था, उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और फिर मेरा ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो गया था। फिर इससे क्वेश्चन मेरे छूटते नहीं थे और जनरली करेक्ट होते थे और सही टाइम पे और कम टाइम में मैं सॉल्व करता था। तो आपको भी मैं वही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको कोई टॉपिक आपके टीचर से समझ ना आए तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो उस टॉपिक को, और उसके बाद वहाँ से आप उसके कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। जब तक वो स्ट्रांग ना हो जाए उसको कुछ दिन उसको उसी चैप्टर को पढ़ो, ऐसे करके आपका उस चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये बात हो गई रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या करना है, आपको सारे चैप्टर के ट्रिक्स को समझना है। उसके लिए आपको नोट्स कॉपी प्रिपेयर करना है, नोट्स अच्छा से बनाना है, और फिर उसके बाद बस एक कोई बुक ले लेना है आपको प्रैक्टिस के लिए। उसमें हर चैप्टर से आपको 40-50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद और कुछ नहीं करना आपको रीजनिंग में। आपको बस जितने भी मॉक्स आप देते हो उसमें जितने रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो बस उतना ही करना आपको। तो उसके बाद बात करते हैं जीके की। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग है, बट ये काफ़ी कम स्कोरिंग है। इसमें ये गारंटी नहीं है कि आप ज़्यादा पढ़ के भी अच्छा स्कोर कर पाओ, इसमें ज़्यादा पढ़कर भी आपका स्कोर काफ़ी कम आ सकता है। तो इसमें जो आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो सिर्फ 20 से 25 मार्क्स लाने का होना चाहिए। अगर आप 20 से 25 मार्क्स आप ला पाते हो तो बस आपको उतना ही टाइम देना है। इसके बजाय आप अपना टाइम मैथ्स और इंग्लिश में दे सकते हो, वो ज़्यादा बेटर होगा, ना कि इसी में टाइम अपना वेस्ट किए जा रहे हो, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने अपना जीके काफ़ी अच्छे से तैयार किया था जब एसएससी सीजीएल 2016 दिया था, और मेरा स्कोर सिर्फ 22 आया था, ठीक है। और उसके बाद जब एसएससी सीजीएल 2017 दिया तो मेरा स्कोर और कम गया, सिर्फ 16 नंबर आए, ठीक है। लेकिन मैंने अपना फोकस जीके से हटाकर मैथ्स और इंग्लिश में दिया। इसके कारण क्या हुआ, मेरा मेंस के एग्ज़ाम में मैथ्स और इंग्लिश में मार्क्स इंप्रूव हो गया, जिसके कारण ओवरऑल मेरा मार्क्स काफ़ी इंप्रूव हो गया। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, डेली आपको 1 से 2 घंटे टाइम देना है, और उतना ही टाइम देना जिससे आपका इसमें स्कोर 20 से 25 मार्क्स बन जाए। बाकी आपको अपना फोकस मैथ्स और इंग्लिश पे करना है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। मैं अपना बताता हूँ मैंने क्या किया था। मैंने नोट्स कॉपी बनाया था सबके लिए, क्योंकि मैं कोचिंग जाता था तो कोचिंग में टीचर आते थे तो मुझे नोट्स तो बनाना ही था, तो मैं नोट्स बनाया था। ज्योग्राफी के टीचर ने मुझे जो जो नोट्स प्रोवाइड किया था, बताया था, मैं उसको नोट करता जाता था, ठीक है। तो डिटेल में मैं नोट्स करता था।
अगर वो कुछ डायग्राम बनाते थे तो मैं डायग्राम को भी करता था, और अच्छे से मैंने इसका नोट्स प्रिपेयर किया था। मेरा जो जीके था वो एकदम नील था, जीरो था मेरे जीके में, मैंने एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट किया। ठीक है, तो लेकिन मैं अपना नोट्स कॉपी काफ़ी अच्छे से बनाया था, मैंने धीरे धीरे अपना जीके इम्प्रूव किया था उसी टाइम पे। और डायग्राम का हेल्प लेता था, 2-3 पेन का यूज़ करता था, हाइलाइटर यूज़ करता था। ये सब हाइलाइटर मैंने रिवीजन के टाइम पे यूज़ किया, जब मैं रिवाइज कर रहा होगा तो मुझे याद करने के टाइम पे मैं हाइलाइटर यूज़ करता था। ठीक है, तो ये देखो माउंटेन्स हैं, तो जितने भी माउंटेन रेंज थे तो मैंने, हमारे टीचर ने अच्छे से पढ़ाया था डायग्राम से, तो मैं डायग्राम भी बनाता था। बहुत सारे बच्चे नहीं बनाते थे, पर मुझे डायग्राम बनाने का शौक था, बचपन से मुझे डायग्राम बनाना था, पेंटिंग वेंटिंग का शौक था, तो मैं डायग्राम हमेशा बनाता था। ठीक है, इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर भी होती है। अभी आपको क्लियर इमेज में दिखता है तो आपको चीज़ें जल्दी याद आती है, तो मैं ऐसे ही याद करता था। ठीक है, बट आपको जो मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा जीके के लिए, वो है कि अगर आप कोई बुक से अगर पढ़ सकते हो, लूसेंट हो या फिर कोई भी अच्छी बुक जिससे आपको सारा टॉपिक पढ़ सकते हो, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से सिर्फ पढ़ सकते हो और उस पर MCQ क्वेश्चंस कर सकते हो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करो उतना ज़्यादा फ़ायदा है। इतना ज़्यादा नोट्स बनाने में आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप आराम से नोट्स प्रिपेयर करके जा सकते हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बहुत कम टाइम है, लिमिटेड टाइम है, आपको ज़्यादा मैथ्स और इंग्लिश में फोकस करना है, तो आप क्या कर सकते हो, बुक रीडिंग कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, बट कुछ चीज़ों पे आपको फोकस करना है, कुछ चीज़ें जिसको मैं बता दूंगा, वो है कि आपको सेंसस जो होता है, सेंसस पे फोकस करना है। सेंसस पे जितने कोई क्वेश्चन है आपको वो अच्छे से नोट्स कॉपी बनाना, नोट कॉपी करना कि इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, इंडिया का जो सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, पॉपुलेशन डेंसिटी किस में सबसे ज़्यादा है, लिटरेसी रेट कौन सा ज़्यादा है किस स्टेट में। तो सेंसस में जितने भी 2011 में जितने भी सेंसस के रिपोर्ट हैं आपको उसको याद करना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। उसके बाद क्या है, इंडिया में जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उनको आपको याद करना, फेमस नेशनल पार्क वो कौन से प्लेस पे है और वो कौन से एनिमल्स के लिए फेमस है। तो आपको इसका एक नोट्स कॉपी ज़रूर बनाना है। तो मैंने जितने भी नेशनल पार्क थे उसको, फेमस नेशनल पार्क थे उनको मैंने नोट्स कॉपी में लिख लिया था। उसके साथ क्या करना, डांस फॉर्म, इंडिया में जितने भी डांस फॉर्म्स होते हैं उनको याद जरूर करना, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, भरतनाट्यम हो गया, कौन सा स्टेट में फेमस है, कथक कहाँ होता है, कथकली कौन सा होता है, ये सब चीज़ें आपको वो लिखना है। ऊपर उसके बाद क्या आता है, स्पोर्ट्स के भी आते हैं कि किस स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर खेले जाते हैं, ये सभी क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं, वो है ज्वाइंट एक्सरसाइज जो होता है दो कंट्री के बीच में, उनका नाम क्या होता है। जैसे वरुणा है, फ्रांस और इंडिया के बीच में होता है, तो जो कि रिसेंटली आपको हुआ होगा वही सब क्वेश्चन पूछा जाता है ज्वाइंट एक्सरसाइज में। तो आप जो रिसेंट करंट अफेयर आपका होगा, करंट अफेयर अगर पढ़ोगे तो उसमें रिसेंट आपको ज्वाइंट एक्सरसाइज जो होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन आपको जितने भी ज्वाइंट एक्सरसाइज हैं आपको एक बार देख लेना ज़रूर है, ताकि आपको अगर क्वेश्चन आए तो आपको रिकॉल हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैं और क्या याद करता था, जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, कहाँ पे हैं, किस स्टेट में है। ठीक है, वो सब को भी आपको याद करना है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जितने भी रिवर्स हैं, फेमस रिवर्स, और उन पे कौन सा ये बना हुआ, ब्रिज बना हुआ, कौन सा बांध बना हुआ, डैम है, जितने भी फेमस डैम्स हैं वो सब भी आपको पढ़ना है। ठीक है, उसको भी आप नोट्स कॉपी अच्छे से बना लो। ये सब पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में बाकी चीज़ें पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, मैंने जो चीज़ें अभी बताया वो चीज़ें पढ़ोगे ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, अब करंट अफेयर्स के बारे में बहुत लोगों का डाउट होता है कि करंट अफेयर्स में हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो करंट अफेयर आपको लास्ट के 6 मंथ में पढ़ने चाहिए। ठीक है, और आपको इसके लिए बहुत सारे ऐसे वेबसाइट होते हैं, जैसे SSC अड्डा हो गया, कैरियर पावर हो गया, उस पर ना करंट अफेयर्स का कैप्सूल निकलता है, वो PDF निकाल देते हैं। लास्ट के 6 मंथ के करंट अफेयर्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका एक PDF वहाँ पे डाल देते हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, याद कर सकते हो। उसमें से भी आपको सब चीज़ नहीं याद करना है। SSC CGL एग्जाम के लिए सब करंट अफेयर सब चीज़ नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि हिंदू लगा के 6 महीने से पढ़े जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं। करंट अफेयर के 3-4 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आपको कुछ सेलेक्टेड टॉपिक पे आपको फोकस करना। वो है आपको देखना है रिसेंट में कौन सा फेमस प्लेयर हुआ है, किनको अवार्ड मिला है, कौन सा अवार्ड मिला उसको देखना है। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स, कौन सा भी फेमस बुक रिलीज़ हुआ है जिसको अवार्ड मिला है
उनको देखना है, कौन सा बुक और ऑथर नया है, या फिर पुराने भी जो भी फेमस बुक्स एंड ऑथर है उनको भी आपको पढ़ना है। अभी कौन सा रिसेंट गेम हो रहा है, ओलंपिक हो रहा है तो कौन सा कंट्री होस्ट करेगा नेक्स्ट ओलंपिक, फीफा अगर होगा तो कौन सा कंट्री होस्ट करने वाला है, तो आपको ये सब भी देखना है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगर कोई अवार्ड हुआ, फिल्म फेयर अवार्ड हो गया, फिर ऑस्कर अवार्ड हो गया, तो उनके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको उनको पढ़ के जाना है। कंट्री का रैंकिंग होता है, बहुत सारे रैंकिंग बीच बीच में आता रहता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से किसका रैंकिंग कितना है, हैप्पीनेस इंडेक्स में किसका रैंकिंग कितना है, बीच बीच में हर साल इसका रैंकिंग आता है, आपको उसको भी देखना है। अगर इंडिया से रिलेटेड हो तो उसे ज़रूर देखना है। अगर इंडिया किसी चीज़ में इम्प्रूव किया या फिर डिक्रीज़ किया किसी रैंकिंग में, जो कि काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो उसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में रिसेंट फेमस न्यूज़ जो भी है, रिसेंट में सबसे ज़्यादा फेमस न्यूज़ हो गया, उनको भी आपको रखना है। साथ में क्या देखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, प्रीवियस ईयर में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे, करंट अफेयर में किस किस टॉपिक पे पूछे जाते थे, उन टॉपिक्स को आपको जाके अच्छे से करना है, ठीक है। या फिर अगर बहुत सारे पेपर हो गए होंगे, जैसे कि सीजीएल का पेपर काफ़ी लंबा टाइम तक चलता है, अगर आपका मिड में आ गया तो काफ़ी सारे पेपर हो चुके होंगे, उसमें किस टाइप के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको वो ट्रेंड पकड़ना है और उस टाइप के टॉपिक को ढूंढ ढूंढ कर उनसे करंट अफेयर के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो कि आपको करंट अफेयर में याद रखनी है। अब आते हैं पॉलिटी की बात। पॉलिटी भी वही है, पॉलिटी में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट यही है, इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। बट ये है कि आपको एक बार पढ़ना तो पड़ेगा, आप एक बार पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेटर है। मैंने अपना नोट्स कॉपी बनाया था, मेरे टीचर ने जो पढ़ाया था वहाँ पे कोचिंग में, मैंने उसका बनाया था। मेरा पॉलिटी भी एकदम जीरो था, गोल था एकदम। स्टार्ट किया मैंने जीरो से, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट, पर मैंने नोट्स कॉपी ऐसे से बनाया, जितना भी नोट्स कॉपी था मैं उसको बार बार रिवाइज करता था, और मुझे जहाँ पे इम्पोर्टेंट लगता था जिस चीज़ें, उनको मैं अच्छे से 2-3 बार रिवाइज करके जाता था। जैसे रिट हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस किस टाइप के रिट इंडिया में लागू हैं। तो पॉलिटी में आपको क्या करना है, वही आपको एक बार नोट्स अपना प्रिपेयर कर लेना है, या फिर अगर आप रीडिंग डाल सकते हो लूसेंट से या फिर किसी भी बुक से, वहाँ से रीडिंग डाल लो, ठीक है। और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। आपको जहाँ से भी क्वेश्चंस मिले इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अगर क्विज़ होता रहे, SSC अड्डा हो गया, ग्रेड अप हो गया, या फिर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से आप क्विज़ करते हो, आप क्विज़ करो। इसका बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्विज़ करोगे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो बाकी जो जीके में 2 टॉपिक हैं, बायोलॉजी एंड हिस्ट्री, उसके भी नोट्स कॉपी मैंने बनाए थे और उसको मैंने बार बार रिवाइज किया था और उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, बट उसका कॉपी मुझे अभी नहीं मिल पा रहा था। शायद मैंने उसे किसी अपने फ्रेंड को दे दिया था, ठीक है, उसके कारण मैंने उसका आपको यहाँ पे पिक नहीं डाला है। बट उसमें भी सेम ही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है कि आपको या तो आप उसका नोट्स कॉपी तैयार कर लो, अगर आपको लगता है तो, टाइम है तो प्रिपेयर कर लो, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी बुक से आप उसके टॉपिक्स को पढ़ लो, 1 बार 2 बार पढ़ लो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है, वो आप करो। तो जीके के लिए मैं आपको यही स्ट्रैटेजी बोलूँगा। इसमें आपका टारगेट होना चाहिए 20 से 25 मार्क्स लाने का। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैथ्स और इंग्लिश में देना है। इसमें आपको जितना कम से कम टाइम में आप इसको कर सको सही है। 1 घंटे से 2 घंटे आपको इसमें टाइम देना डेली के हिसाब से, या इससे भी कम दे सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिला हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए आगे भी वीडियोज़ बनाता रहूँ। और इस वीडियो को उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जिसको इन वीडियोज़ की ज़रूरत हो। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए इंस्पिरेशन के साथ। जय हिंद।